जो मैट्रिक, इंटर और बीकॉम है ना, ये मैंने पार्क में बैठ के किया है। यानी कि मैं पार्क के अंदर बैठ के पढ़ती थी। बच्चों के लिए फीडर में मेरी बेटी के लिए दूध नहीं होता था और मेरे हस्बैंड बैठते होते थे और सब्ज़ी पकाने के लिए नहीं होते थे पैसे, और मैं ये देखती थी कि काश मैं अब यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी। तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये होते थे जिसको मैंने मैनेज करना होता था, इसीलिए मैं आधा घंटा पैदल चलती थी कि मेरा वो किराया जो है ना बच जाए। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हाफिज़ फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फ़ाइक न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। माशाल्लाह बहुत स्किलफुल और पाकिस्तान का जो है वो रियल फेस है और इंतहाई टैलेंटेड। मैं आज इनके साथ कुछ बातें करूंगा, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एफ़र्ट के बाद जो है वो इन्होंने एजुकेशन हासिल की और एक कामयाब जो है वो इन्होंने अपनी लाइफ का जो है वो आगाज़ किया। और अगर इनकी मैं बात करूं स्टडी के हवाले से, तो इन्होंने डायरेक्ट मैट्रिक से स्टार्ट लिया और आगे इन्होंने माशाल्लाह जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना वो मास्टर किया। तो बड़ी दर्दनाक और हैरत अंगेज़ जो है वो इनकी दास्तान है। स्टडी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नाजरीन बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने स्टडी की और बाकी दीगर मामला जो है वो किस तरह कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले जो है वो अपनी स्टडी के हवाले से जो है बताइएगा कि आपने किस तरह जो है वो स्टडी को जो है वो कंप्लीट किया है। तो स्टडी मैंने इस तरह की थी कि आपको पता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी लाइफ में एक ट्रेजिडी हुई थी। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे और मेरा एक बच्चा भी था। तो फिर जब आपके पास एजुकेशन नहीं होती और कोई स्किल नहीं होती तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों के बर्तन धो सकते हैं। जब मेरी लाइफ में ट्रेजिडी हुई तो फिर मैंने कहा था मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर कहा कि मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी जगह पे जॉब को सर्च किया लेकिन जॉब कोई नहीं थी। तो एक स्कूल के अंदर एक स्वीपर की सीट खाली थी। तो जब वो मुझे मिली तो मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मुझे जॉब तो मिली है, चाहे वो स्वीपर की है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप बस उसको करने वाले बने तो छोटे काम से फिर सारी दुनिया जो जितनी भी सक्सेस स्टोरी आज तक बनी है, अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े छोटे छोटे से काम किए। तो मैंने स्वीपर का काम शुरू किया। वो इस तरह से फिर मैंने अपनी जो लाइफ थी उसको शादी के बाद, यानी कि मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ आने के बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया। तो वहीं पे फिर बच्चे जो है ना वो मैट्रिक करके आए थे। 2008 की बात है। तो मैंने उनसे कहा मुझे भी मैट्रिक करवाओ। तो उन्होंने कहा मैट्रिक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर पढ़ा, फिर मैंने बुक्स ली। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता था कि स्टडी क्या होती है और मैट्रिक मिडिल कुछ नहीं पढ़ा था पहले? नहीं, मैंने जाते थे हम बचपन में स्कूल, लेकिन मुझे उस ज़माने में नहीं पता था। हम फिर लाहौर आ गए तो फिर वो थोड़ा बहुत था मुझे, लेकिन कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। तो मैंने फिर अपने ना वो स्टडी का अपना जो है ना उसके लिए मैंने इनिशिएट लिया। मैंने मैट्रिक की बुक्स ली, कुछ मेरे पास थी कुछ नहीं थी, और किसी से कुछ पढ़ किसी से कुछ, और मेडिसन के नाम वहाँ इंग्लिश मुझे आ गई मेडिसन के नाम पढ़ पढ़ के, क्योंकि वो सफाई के साथ साथ मुझे डॉक्टर साहब बताते होते थे ये पैनाडोल है, ये पैरासिटामोल है, ये पॉन्स्टान है, ये इस तरह। तो मुझे इस तरह ना इंग्लिश उससे आती गई। और उर्दू जो थी वो मैंने लिखनी सीख ली। वो मुझे रोज़ कॉपी पे लिख के देते थे कि आपने ये लिख के आना कि नमाज कायम करें। तो मैं उसके नीचे नीचे लिखती थी अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं, ये वो। अच्छा, मतलब ये लेवल था कि उस वक्त छोटे छोटे फ़िक्रे जो है वो मुश्किल आपको समझने और लिखने आते थे? जी जी, बड़ी मुश्किल। और सबसे अब मसला रह गया था मैथ का। तो वो तो मुझे किसी सूरत भी नहीं आना था, क्योंकि उसको समझ के करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस होती है। तो मैंने कहा उसका कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए। पाकिस्तानी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, जिनमें एक मैं भी थी। मैंने फिर मैथ को ज़ुबानी रट्टा लगाया। 9th और 10th का मैथ की बुक लेके जितने भी 5 सालों में पेपर्स में आए हुए थे ना क्वेश्चंस, वो सारे मैंने ज़ुबानी याद कर लिए। तो इस तरह मैंने मैट्रिक किया। मेरे फिर मैट्रिक में 662 मार्क्स आए थे। तो आपने क्या समझा मैट्रिक करने के बाद कि ये स्टडी काफ़ी है या आगे पढ़ना चाहिए? इतना मुझे आ गया था मेडिसन का काम कि मुझे फिर एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिल गई। वहाँ पे मैं मेडिसन के अंदर ही चली गई, यानी कि वहाँ पे मैं डिस्पेंसरी के अंदर, एक हॉस्पिटल था उसकी डिस्पेंसरी में। तो वहाँ से फिर मैंने इंटर किया और इंटर भी मैंने प्राइवेट किया। नाम तो काफ़ी याद हो गए होंगे उस दौरान आपको कि जब आप मेडिकल स्टोर के ऊपर काम कर रहे थे, मेडिसिन वगैरह के? जी, मुझे 1000 मेडिसिन के नाम याद हो। ओह, 1000 मेडिसिन के नाम, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और पहले मतलब बैकग्राउंड में लैड में कुछ चीज़ें ना पढ़ी हो इंग्लिश की, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो इसलिए मुझे याद हो गया कि मैंने
ज़ाहिर है सारा दिन काम ही मेडिसिन का होता था, और एक MBBS डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 मेडिसिन के नाम उसको ज़ुबानी आने चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, मैंने फ़र्स्ट ईयर किया, फिर मैंने सेकंड ईयर किया, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए उसके अंदर भी। तो फिर मैंने कहा मैंने अपनी स्टडी को नहीं रोकना, मुझे पढ़ना चाहिए। और फिर मेरा बेटा भी था मेरे साथ, वो छोटा सा था। मैंने जो मैट्रिक, इंटर और BCom है ना, ये मैंने पार्क में बैठ के किया है। यानी कि मैं पार्क के अंदर बैठ के पढ़ती थी, फैमिली को भी मैं साथ लेके चल रही थी, और मैं सुबह सारे काम निपटा के और पार्क में चली जाती थी। कोई मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आता था, लोग गुजर जाते थे मेरे पास से, कभी किसी ने मुझे पानी की बोतल नहीं पूछी। चारों तरफ कोठियाँ ही कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले थे लोगों के, लेकिन लोगों ने आज तक ये नहीं आके पूछा कि एक लड़की यहाँ पे बैठ के क्यों पढ़ रही है, उसके सामने एक बच्चा भी बैठा हुआ है। तो शाम तक गर्मी क्या, तूफ़ान क्या, सर्दी क्या, मैं उधर ही रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पास फ़ीस नहीं होती थी एकेडमीज़ को देने के लिए, और कोई मुझे पढ़ाता भी नहीं था। मैट्रिक में मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, सारे कहते थे आप फेल हो जाओगे तो हमारी एकेडमी का इमेज ख़राब होगा। ऐसा नहीं होता, आपको एक मौका किसी को ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद मेरा BCom में पार्ट 2 में थी जब मेरा दोबारा निकाह किया गया, जिनसे हुआ वो मेरे से 8 साल छोटे हैं और अनमेरिड है। तो मैंने फिर अपनी स्टडी को नहीं रोका, मैंने उनसे कहा कि मैंने पढ़ना है, तो आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने BCom बड़े अच्छे मार्क्स से मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। MBA के अंदर तो बड़े फ़ॉरेन बुक्स होती हैं, बड़ा लेंथी उसका कोर्स होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। फ़ॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स जो है उनकी वर्डिंग की भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपने मतलब ये मैनेज कर लिया था उनको, क्योंकि आपका बेसिकली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इंग्लिश का, तो स्पेशली MBA को आपने कैसे हैंडल किया और कैसे उसको बेहतर तरीके से किया? MBA में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने कहा MBA मुझे करना चाहिए। मैंने पहले एक इंटरव्यू में भी बताया था कि इससे मुंह भरा भरा लगेगा कि MBA किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मास्टर्स डिग्री जो है ना वो बहुत मुश्किल है, और अगर किसी लड़की की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाए ना, तो वह मुश्किल से वो इंटर कर जाएगी, BA कर जाएगी सिंपल, ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आना ये बहुत मुश्किल था, वहाँ पे बड़ा कंपटीशन था। और मैंने MBA के अंदर एडमिशन लिया, और मेरी फ़र्स्ट क्लास थी, तो मेरे सेकंड हस्बैंड जो थे उनको पैरालाइज हेमरेज भी हो गया, और वो कोमा में चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमारा एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जो हम दोनों ने 500 से मिलके बनाया। तो वो जनाब अली, मैं बड़ा परेशान कि फ़र्स्ट क्लास मेरी MBA की, और आपको पता है MBA के अंदर आप जो है ना 60% जो आपकी अटेंडेंस होती है, अगर वो ना हो तो आपको F दिया जाता है। तो वहाँ पे इतना कंपटीशन, जैसे आपने बताया कि फॉरेनर की बुक को पढ़ना, और फिर उसकी इतनी वो इंग्लिश जो थी बहुत डिफ़िकल्ट थी, मैंने उसको किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर जाऊँगी, इंशाल्लाह आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। सेकंड हस्बैंड में से मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह। तो मेरी बच्ची 6 माह की थी जब मैंने एडमिशन लिया है MBA में, और उसको मैं अपने 7 साल का जो पहला मेरा बेटा था उसके हवाले करती थी, उसके सपुर्द करती थी, उसकी कस्टडी में। और फिर मैं जाती थी, और मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, पौने 2 घंटे का सफ़र था। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गई तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, हेमरेज हो गया, वो हॉस्पिटल चले गए। तो जो पैसे थोड़े बहुत जमा किए हुए थे वो सारे उनके ऊपर लग गए। तो आप बिलीव करेंगे मेरे पास किराया नहीं होता था, तो मुझे आधा घंटा पैदल चलना पड़ता था। और यूनिवर्सिटी के अंदर लोग बच्चे जो हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो मुझे कोई अपने पास नहीं खड़ा होने देता था, क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, और मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लोग मुझे अपने पास नहीं खड़ा होने देते थे, लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते थे। वो मुझे ऐसे समझते थे जैसे मैं एक पता नहीं कि कितना हकीर सा इंसान हूँ, और मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था। और आज मुझे कॉल्स आती हैं कि आप वही थी जो एक ज़माने में पार्क में बैठ कर पढ़ती थी, हमारे घर के सामने आप पढ़ती होती थी, हम आपकी अपने घर में ना ट्रीट करना चाहते हैं, आपको दावत देना चाहते हैं। तो अब मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि उस वक्त मेरे पास से हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों रिक्शे, हज़ारों लोग गुजर गए, लेकिन किसी ने कभी पलट के भी नहीं देखा कि आप यहाँ पे एक बच्चे के साथ क्यों बैठे हुए हैं। और आज लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं तो फिर मुझे बस मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है। लेकिन मैंने जितनी भूख देखी है ना, वो आपकी सोच है कि मेरे बच्चों के लिए फीडर में मेरी बेटी के लिए दूध नहीं होता था, और मेरे हस्बैंड बेड पे होते थे, और सब्ज़ी पकाने के लिए नहीं होते थे पैसे। और मैं ये देखती थी कि काश मैं अभी यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी, तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये होते थे जिसको मैंने मैनेज करना होता था। इसीलिए मैं आधा घंटा पैदल चलती थी कि मेरा वो किराया जो है ना बच जाए। तो आधा घंटा मुझे 1 घंटा यानी कि आने जाने में वो पैदल का लगा था, और बाकी जो 1 घंटा मैं वैन में सफ़र करती थी वो लगा, 1.5 घंटा डेली मुझे ये करना पड़ता था।
तो आधा घंटा पैदल चल के मैं अपनी क्लासेस लेती थी। वहाँ से मैं वापस आती थी शाम को, आके अपनी बेटी को फीड कराती थी, वो मदर फीड पे थी। और फिर मैं जनाब अली उसके बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोमे में थे, हॉस्पिटल थे। शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक मैं मेडिकल स्टोर खोलती थी, और 1 बजे मैं बंद करके वापस आती थी 1:30 बजे। तो मेरे बच्चे मेरे आने से पहले बेचारे सो जाते थे, दोनों छोटे थे, और आके मैं सिर्फ उनको देखती थी। फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो के तो अपनी बुक्स खोलती थी, और इसी रूम के अंदर यहीं नीचे बैठ के मैं पढ़ती थी। और मेरे जो यानी कि नेबर में लोग थे, वो कहते थे उस्मा के कमरे की लाइट चल रही है, वो पढ़ रही होगी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई होगी उस वक्त जब आपने अच्छे सीजीपीए के साथ जो है वो अपना एमबीए का कोर्स कंप्लीट किया। जी मैं बहुत खुश थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है कोमे से बाहर आए, फिर हमने दोबारा मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाना स्टार्ट हो गए। तो मेरी एमबीए का लास्ट सेमेस्टर था, तो मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिली, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की मुझे जॉब मिली एक कंपनी के अंदर। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी। और ड्यूरिंग एमबीए अगर आपको जॉब मिले ना, तो वो बड़ा अच्छा होता है, यानी कि आप फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है, कि मुझे आपका कैरियर बन जाता है कि मुझे जॉब मिल गई। तो मैं जॉब पे जा रही थी, अभी 2 माह ही हुए थे मुझे जॉब करते हुए। तो मेरे हस्बैंड का दोबारा एक्सीडेंट हुआ और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, और मेरी ज़िंदगी वहीं आके रुक गई जहाँ थी। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि कोई मसला ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहना मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने बंदों में रखा हुआ, मुझे याद रखा हुआ है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को याद करता है तो फिर उसको वो डिफरेंट तरीके से आजमाता है। तो मैंने फिर जॉब को रिज़ाइन किया। मैंने कहा जॉब मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं अब ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो फिर मैंने अपने मेडिकल स्टोर को सुबह 6 टू रात 1 बजे तक मैंने चलाया, सुबह 6 से रात 1। अपने बच्चों को भी संभाला, अपने हस्बैंड की टांग भी देखी, वो हॉस्पिटल चले गए, उनका प्लस्तर लग गया, फिर वो घर आ गए, और 8 महीने तक वो रहे। 3 माह के बाद वो आ गए थे मेडिकल स्टोर पे, लेकिन 8 माह उनको लगे दोबारा स्टेबल होने में। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये सारा कुछ जो अचीव किया है, ये मेहनत करके किया है। ये किसी ने मुझे दिया नहीं, या विरासत में मुझे नहीं मिला, तो ना ही मैंने किसी से छीना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हार्ड वर्क जो है ना, मैंने अपने आप को हमेशा टफ़ टाइम दिया है अपनी लाइफ को, अपनी यानी कि जितनी मेरी कैपेसिटी थी ना, उससे ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया। तो टफ़ टाइम दे के ये मैंने सब कुछ अचीव किया।